30 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन आपको अक्सर यूएस, यूरोप और एशिया की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि मिड लैटिट्यूड का रीजन होता है। अक्सर ये विंटर मंथ्स में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये अपने आप में एक एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस है, मतलब कि एक मीटेरोलॉजिकल फिनोमिना है। कब होता है? जब एक बहुत ही रैपिड और ड्रास्टिक तरीके से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो सडनली ड्रॉप होता है, तो एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है, वेदर बहुत ख़राब हो जाता है, स्नोफॉल भी होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी आती है और थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं। इसी को बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। देन रंगदू मोनेस्ट्री, जो कि एक 200 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, ये लद्दाख के कारगिल सुरू वैली में सिचुएटेड है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से प्रोटेक्शन मिलता है। एंड सुरू वैली जो है, इसमें पानी आता है सुरू रिवर से, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, आप लोगों ने काबिल का नाम सुना होगा, पहले भी 2019 में बनाया गया था। काबिल 3 हमारे जो CPSEs होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे कि नाल्को जो कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, HCL विच इज़ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, तीनों को मिलाकर के बनता है काबिल। काबिल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। रिसेंटली इन्होंने बात की थी, किसी तरीके से हम लोग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली वगैरह से ना कुछ जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हो सकते हैं ना, उसमें इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। अब ये स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होते हैं जो कि हमारी आज की मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे टिन, सिल्वर, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, बॉक्साइट और डायमंड्स। वन नेशन वन गैस ग्रिड। अब आप लोगों ने वो वन नेशन नहीं, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी तरीके से इंडिया अपने गैस को लेकर के जो नेचुरल गैस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर भी एक वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाने के लिए प्लान कर रहा है। उसमें रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस पूरी चीज़ को जो पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, उसका अप्रूवल मिलता है हमको PNGRB से, विच इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये आपकी प्रीलिम्स में एक बार पहले आ चुका है, काफ़ी पहले आया था ये क्वेश्चन इसको लेकर के। तो इस नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी के अंदर बेसिकली जो पूरी कंट्री के अंदर हम लोग एक सिंगल गैस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करेंगे। देन वी हैव दिस टॉपिक ग्रीन मेथनॉल। सो NTPC ने और टेक्सनीमोंट, एक इटली की कंपनी, इन्होंने एक MOU साइन किया था। MOU का मतलब होता है एक एग्रीमेंट ही होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, कि किस तरीके से इंडिया में NTPC की फैसिलिटीज़ के ऊपर हम लोग ग्रीन मेथनॉल की प्रोडक्शन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब ये ग्रीन मेथनॉल क्या होता है? तो ग्रीन मेथनॉल बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक प्रोसेस जिसमें हम लोग ज़ीरो या फिर मिनिमल अमाउंट की ग्रीन हाउसेज गैसेस का एमिशन होता है, उसको मतलब पूरा का पूरा मेथनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो इट्स इज़ मेजर्ड एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ CO2। तो जब हमारा सस्टेनेबल बायोमास जो होता है ना, उसको जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यूजिंग अ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मेथनॉल। इसका इस्तेमाल हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में और हमारे मैरीटाइम फ्यूल एप्लीकेशंस में भी। ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसका नाम होता है निग्लेरिया फॉलेरी। ये रिसेंटली साउथ कोरिया में पाया गया था। सबसे पहले 1965 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ये एक्चुअली हमारे हॉट स्प्रिंग्स और रिवर्स में मिलता है। तो ये अमीबा हमारे नोज़ या फिर बाकी किसी रीजन से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा और हमारे ब्रेन की टिश्यूज़ को ख़त्म कर देगा। इसकी एक प्रॉब्लम जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग PAM, प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। तो एक अमीबा ही होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है एंड ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी तक इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम लोग नहीं ढूंढ पाए। H9N2 वैक्सीन, तो भोपाल ने पहला इंडिजिनस वैक्सीन की टेक्नोलॉजी H9N2 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए 4 प्राइवेट कंपनीज को दिया था। अब इससे जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं ना, उनको अपना इकोनॉमिक लॉस जो इस बीमारी के कारण होता था उससे बचने में मदद मिलेगी। तो H9N2 एक इन्फ्लुएंजा A वायरस का ही सब टाइप होता है एंड इसको हम लोग बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। तो ये मोर देन 50 जो हमारे वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, बाकी मैमल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है, इवन ह्यूमन, कैट, डॉग्स, पिग्स एट्सेट्रा। तो इस तरह का वायरस के कारण बहुत सारा जो मतलब इट्स लाइक वेरी फेटल, डेथ कॉजिंग होता है। मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला में रिसेंटली न्यूज़ में था, केरला ने एक फ्लड अलर्ट दिया था क्योंकि इसमें वाटर लेवल को इंक्रीज़ किया गया था। तो पेरियार जो रिवर है केरला में, वहाँ पर ही विजिटेड है एंड जब इसका ओरिजिन होता है तमिलनाडु में, तो वहाँ से फ्लो करता है। रिजर्वेयर जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में है एंड ये काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 126 ईयर ओल्ड पुराना है। ये न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, केरला और तमिलनाडु के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि डिस्प्यूट का मैटर बना रहता है। देन ब्लिजर्ड आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे आजकल की, US का जो रीजन है खास करके US एंड कनाडा, यहाँ पर ब्लिजर्ड आते रहते हैं।
तो ब्लिज़र्ड एक तरीके से एक स्टॉर्म ही होता है, इसमें बहुत सारी स्नो होती है, बहुत सारी ब्लोइंग स्नो होती है, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं होती है ना, तो बहुत तेज़ी से चलती है, इतनी चलती है कि अगर आसपास में आप लोग देखोगे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो मान लो हमारा आपका ट्री होता है इस तरीके से होता है, तो लेकिन बस पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना वो इस तरीके से हो जाते हैं, बहुत कड़क हो जाएंगे हवा के फ्लो के साथ में, और उन पर स्नो जम जाती है। तो इतना पावरफुल चलता है ये। इसमें एटलीस्ट 3 घंटे तक ऑलमोस्ट 400 मीटर तक की ही विजिबिलिटी पॉसिबल हो पा रही थी। तो 35 माइल्स पर आवर या फिर उससे ज़्यादा हाई स्पीड में जब विंड्स ब्लो करती हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ब्लिज़र्ड चल रहा है अभी। और ये जनरली नदर्न अमेरिकन रीजन में और जो हमारा यूरोप का टॉप नर्दर्न रीजन होता है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है ये। नाउ वी हैव दिस टॉपिक इन न्यूज़, रिमोट ईवीएम इज़ रेडी टू हेल्प द माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट्स। तो हुआ क्या है ना कि रिसेंटली एक प्रोटोटाइप बनाया गया था फॉर द मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको जनरली आरवीएम बोला जा रहा है, रिमोट वोटिंग मशीन। अब होगा क्या कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अब वो दूसरे स्टेट में चले गए, जब वोटिंग का टाइम होता है तो वापस अपने स्टेट में जनरली वो नहीं आते, प्रेफर नहीं कर पाते, किसी का टाइम नहीं लगता, क्योंकि और माइग्रेंट्स होते हैं ना वो जॉब के सिलसिले में जाते हैं, वो एक दिन के लिए वोट करने के लिए ट्रैवल करेंगे, तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही थी कि एक रिमोट वोटिंग मशीन पे काम किया जाएगा, ताकि खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो भी वोट कर पाएंगे। ओवरऑल इंटेंशन ये है कि हमारा जो वोटर्स होते हैं ना उनका काउंट हमें इंक्रीज़ करना है। अब जो एलिजिबल लोग हैं ना उसमें भी सारे के सारे लोग वोट नहीं करते, 60 से 70% के बीच में मैक्सिमम हमारा रहता है। अब ये जो मशीन होगी ना ये हैंडल कर पाएगी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को एक ही रिमोट बूथ से। तो इलेक्शन कमीशन को लेकर के ना पहले आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, एक बार ज़रा इसको भी देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। एक्चुअली में तो ये इस पॉइंट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स करता है इलेक्शन का शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट और मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शन है 1 and 2, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली और 3 ओनली। ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता ही होगा, इसमें क्या वेट करना है लास्ट का। तो 5 मेंबर तो नहीं होता, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। रिमोट वोटिंग क्या होता है ना, रिमोट वोटिंग होती है जब कोई भी पर्सन है ना वो वोट करता है अदर देन दी असाइन पोलिंग स्टेशन के अलावा। तो पहले इसमें बहुत सारी डिमांड उठ रही थी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स, एनआरआईज या फिर जो लोग वोट नहीं कर पाते ना, तो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते है ना, तो इनको किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट करने के लिए कुछ मौका देना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब इसमें ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में ना सिक्योरिटी का बहुत मैटर होता है। वोटर की रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें पूरा होलसमनेस मेंटेन करना होता है, पोल को कौन एक्सेस कर पाएगा है ना। और अब ये जो ब्लॉकचेन के बेस्ड वोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इससे हम लोग पूरे के पूरे हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लोगों का फेथ और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो होती है ना वो 1970 से होती आ रही है, एंड जो बहुत सारे डेफिनेट सी बात है बेनिफिट्स होते हैं पेपर बेस से। पेपर बेस तो एक तरीके से सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है ना, लेकिन उसके अलावा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, एरर्स भी कम हो जाते हैं हमारे, और हमारी जो ब्लॉकचेन की फिजिबिलिटी है ना उससे हम लोग बहुत इफेक्टिव तरीके से ई वोटिंग कर सकते हैं। अब इवन जो इलेक्शन कमीशन है ना वो भी एक तरीके का सिस्टम, वन वे सिस्टम यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सर्विस सेलेक्टर्स के लिए। सर्विस सेलेक्टर्स मतलब होते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो इंडियन मिशंस पे यानी कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस वाले होते हैं उनके लिए। अब 2019 के इलेक्शन में हम लोगों ने ETPBS को यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ब्लॉकचेन का मतलब ही सिंपल होता है डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट है, इम्यूटेबल है, और इसकी क्वालिटीज ऐसी कि इनक्रिप्टेड है, यानी कि इसको ईजिली आप लोग हैक नहीं कर सकते, और ये इलेक्शन के अंदर किसी भी तरह की टैंपरिंग या फिर कोई भी हैकिंग वगैरह को प्रिवेंट कर सकता है। अब जो ब्लॉकचेन रिमोट वर्किंग प्रोसेस है ना, इसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन भी होगा, ऑथराइजेशन भी होगा, इसमें IT इनेबल्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जब वोटर की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो एक बैलेट पेपर होगा वो जनरेट होगा, फिर वोट जब कास्ट हो जाएगी तो इस पूरे बैलेट को सिक्योरली इनक्रिप्ट कर लिया जाएगा एक ब्लॉकचेन के हैशटैग के साथ। अभी जो हैशटैग की नोटिफिकेशन होगी ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के पास जाएगी, यानी कि कैंडिडेट के पास और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। तो इंडिया में रिमोट वोटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, लोग डिफरेंट सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किसी सिटी में होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब अपनी जो पोलिंग स्टेशन पर आकर के अपनी वोट कास्ट करना। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो विलेजेस हैं दुमक और कालगोट के उत्तराखंड में, वहाँ 20 से 25% रजिस्टर्ड वोटर्स जो है ना अपनी वोट नहीं कर पाते है ना, तो क्योंकि उनको अपने जॉब्स और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर वोटर्स का टर्नआउट कम हो गया है। 2019 के जनरल इलेक्शंस के अंदर तकरीबन 300 मिलियन सिटीजन्स ने वोट किया था, और आउट ऑफ टोटल 910 में से 300 मिलियन ऐसे लोग थे जो वोट नहीं कर पाए, यानी आप देखोगे ऑलमोस्ट
30% के आसपास लोग वोट नहीं कर पाए थे, अराउंड 70% का हमारा टर्नआउट था। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। एंड फिर कंसर्न्स भी होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में भी। इलेक्शन कमीशन ने नोट किया था कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर जो वोटर का टर्नआउट होता है ना, वो कंपैरेटिवली कम होता है। इवन इफ अगर वो 200 किलोमीटर के एरिया के आसपास भी अगर सेटअप किया जाएगा ना, तब भी। तो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ करना है हमें, खास करके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का। तो अराउंड 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। तो रिसेंटली इसके लिए ई श्रम पोर्टल भी न्यूज़ में था। अच्छा, ये जो ई श्रम है ना, ये गूगल के ट्रेंड्स में भी था इस बार, ये टॉप 10 में सर्च किया जा रहा था। तो ये याद रखना बड़ी काम की चीज़ है। हेल्थ के कंसर्न क्या होते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स होते हैं, है ना, उनसे बहुत डिफिकल्ट होता है उनको ट्रैवल कर पाना वोटिंग फैसिलिटी तक। तो इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज ना अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी नीचे चला जाता है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं, इनको हैंडल करने के लिए रिमोट वोटिंग को इंट्रोड्यूस कराना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रिमोट वोटिंग करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। वो क्या है? ये तो सिक्योरिटी का, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर अटैक हो सकता है, या फिर साइबर अटैक नहीं भी हुआ, कोई दूसरी सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ वो भी आ सकती है, कोई थ्रेट हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग सिस्टम होता है तो प्राइवेसी का रिस्क भी होता है, बाकी कंसर्न्स भी होते हैं। वेरासिटी एंड वेरिफिकेशन, फर्दर वोटर में एक वेरिफिकेशन सिस्टम होता है जो कि हम लोग अपने ईवीएम वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन अगर होता है तो फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपने मशीन के अंदर कोई गलत डेटा ऐड किया और मशीन गलत डेटा को भी एक्सेप्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इंटरनेट कनेक्शन का इशू रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जनरली इंटरनेट से ही की जाएगी। अगर कभी गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाई, फिर सॉफ्टवेयर में एरर भी हो सकता है, मालवेयर भी आ सकता है, इसके कारण वोट की कास्टिंग को अफेक्ट कर सकता है। प्रिवेसी और सीक्रेसी का भी इशू रहेगा, क्योंकि किस तरीके से आप वोटर की प्रिवेसी को मेंटेन करोगे। एंड इसके अलावा सिंस इसमें ऑनलाइन वोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वोटर की प्रिवेसी को एक्सपोज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। प्रेफर्ड एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं तो बहुत तरीके से ये अपने आप में एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करेगा। एंड ये डिफिकल्ट हो जाएगा इंश्योर करना कि जो पर्सन है ना वो फ्रीली वोट कर रहा है विदाउट एनी कोवर्जन, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला जा रहा है। कोवर्जन फोर्स को बोलते हैं। तो अब जैसे कि जो वोटिंग बूथ पर आते हैं लोग, तो जाहिर सी बात अपनी इच्छा से चल के आ रहे होते हैं, बट कोई अपने घर से बैठ के कर रहा है ऑनलाइन, हमें नहीं पता ना कि अपनी कब किसी ने किसी सर के ऊपर बंदूक लगा करके उससे कौन से वोट करा रहा है। तो फोर्स किया जा सकता है लोगों को, ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? हम लोग एक लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, है ना, इसको इलेक्टोरल मोड में प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करने के लिए। इलेक्शन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को उसका वेरिफिकेशन वगैरह पे काम करना पड़ेगा। एंड सारे स्टेक होल्डर जो भी हैं इसमें, गवर्नमेंट है, वोटर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रूलिंग गवर्नमेंट है, अपोजिशन गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी है, तो इन सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। ट्रस्ट मेंटेन करना होगा, इसमें सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी पे काम करना होगा। बाकी कुछ प्रपोज रिफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि हम लोग आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं, और जो लोग फॉल्स एफिडेविट सबमिट करते हैं उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है हमारा डी। नो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है ना, अभी कंपलसरी कर दी गई है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस 5 एशियन कंट्रीज विच इज़ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे हैव इंस्ट्रक्टेड कि 72 आवर्स से पहले, आपकी जर्नी के पहले आपको एक प्री डिपार्चर टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। एंड अगर आप इन 5 कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो तो नाउ हेयर कम्स इन पिक्चर IATA, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये अराउंड 300 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है। एयरलाइंस का मतलब क्या? जैसे विस्तारा हो गया, इंडिगो हो गया एंड एयर एशिया हो गया, ये सारी एयरलाइंस होती हैं। तो उन्होंने इस डिसीजन को कहीं ना कहीं अपोज किया है। और अगर हम लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना ये है ना, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू दी एनालिटिकल अप्रोच। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी ना पहले भी जब की गई थी, जब कोविड वाज ऑन पीक, तो ये प्रैक्टिसेस इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि इवन आफ्टर फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस जो इन्फेक्शन था ना वो स्प्रेड कर रहा था फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर वन। तो उन्होंने इसी चीज़ को किया था कि अगर आप लोग टेस्टिंग करते हो तो उसमें एयरलाइंस को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं पैसेंजर्स के लिए, एंड पैसेंजर्स ऑल्सो फील वेरी बेसिकली डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस थिंग। तो बस आपको एक थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट से पता होना चाहिए था IATA के बारे में थोड़ा सा, एंड इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए थे ना वो इफेक्टिव नहीं थे। सो व्हेन यू बिकम दी IAS ऑफिसर, जनरली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ पे काम करते हैं कि इमीडिएटली कैसे हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, ऑर्डर्स कैसे फॉलो करने हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पास्ट लर्निंग्स कि अगर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा था देन हाउ कैन यू कम अप विद समथिंग, सम बेटर आइडिया। नाउ वी हैव दिस न्यूज़, फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर द किलर कफ सिरप। अब उत्तर प्रदेश का एक ड्रग कंट्रोलर है और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज CDSCO, तो रिसेंटली इन्होंने एक मैरियन बायोटेक करके है, उनका जो ड्रग्स थे ना कफ सिरप, उनको रिसेंटली
इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में पता चला था कि 18 चिल्ड्रन है ना, उनको कंटेमिनेटेड कफ सिरप मिला था, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक नोएडा बेस्ड फर्म है, इन्होंने इनको बनाया था। अब इनके जो सैंपल्स थे उनको रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा गया है चंडीगढ़ में, और जो रिपोर्ट्स आ रही उनसे पता चला था कि मैरियन बायोटेक वो ये कह रहा है कि कंपनी ने इस तरह की प्रोडक्शन को बंद कर दिया है राइट नाउ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब ये कंट्रोवर्सी है ना, ये पहले भी न्यूज़ में आ चुकी थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि गैम्बिया के अंदर भी कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंडियन मेड कफ सिरप्स। और जो गवर्नमेंट है उसको भी अपोज किया जा रहा है कि हम लोग जनरली अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को लेकर के भी बोस्ट अराउंड द वर्ल्ड ना गवर्नमेंट इज बीइंग टारगेटेड कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है जिस पर बहुत ट्रस्ट था, उसके बैक टू बैक इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि या तो हो सकता है कि किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी हो, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी सडनली कोविड के टाइम पर भी हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, तो इसको मलाइन करने का कोई एम हो। अनदर थिंग इज़ कि आपको ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक था ना, ये एथिक्स में कवर होता है एक्चुअल में, GS4 में। तो इफ़ यू लुक एट दिस, ये विजन की मैगजीन जो है रिसेंटली जो अभी आई है उसमें भी आया था, सेम एग्जैक्टली यही टॉपिक था कि इन बच्चों की जो डेथ वगैरह हो गई थी उसमें क्या ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो चीप प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करना स्टार्ट करती हैं। तो आई हैव कवर दैट टॉपिक ऑन द अनदर चैनल, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर डिटेल में कवर भी कर सकते हो, बट यू जस्ट नीड टू रिमेन अवेयर ऑल्सो कि रिसेंटली उज़्बेकिस्तान से न्यूज़ आई है और उससे पहले ही गम्बिया से भी न्यूज़ आई थी। नाउ वी हैव दिस टॉपिक इन न्यूज़, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स इन द सेकेंड क्वार्टर टू 9-year हाई ऑफ 4.4%। अब एक जो करंट अकाउंट का हम लोगों ने डेफिसिट देखा है, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि इंडिया कहीं ना कहीं लॉस में चल रहा है, और ये 9-year हाई यानी कि पिछले 9 सालों में इतना नहीं था जितना अभी हुआ है। ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में आपको यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चीज़ होती है, ठीक है, देयर इज समथिंग विच वी कॉल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री का हम लोग किस तरीके से पूरा का पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कैसे हो रहे थे ना, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। नाउ दीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच आर हैपनिंग ना, जस्ट सेकेंड, अब जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ एक साल के अंदर, उन सबको हम लोग अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करते हैं। इसमें सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है हमारे ट्रेड के अंदर। तो हमारे जो एक्सपोर्ट यानी कि जो हम यहाँ से बाहर दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स जो हम दूसरी कंट्री से मंगवा रहे होते हैं, तो हम लोग ट्रेड के सरप्लस में होते हैं। अगर इसका ऑपोजिट होता है तो हम लोग डेफिसिट में होते हैं। अब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट क्यों करते हैं, हमारी कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस हमको पता चल जाता है, और हमें ये इंडिकेटर के तौर पर काम करता है कि इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर रही है, अप्रिशिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना बीओपी से क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ना इसी तरह इन्हीं के स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है फिस्कल और ट्रेड पॉलिसीज़ को भी। इवन दिस कैन कम एज ए स्टेटमेंट, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट से गवर्नमेंट अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को डिफाइन कर पाएगी या फिर फिस्कल पॉलिसीज़ को। इवन ये भी बोल देगा कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन हो पाती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिक डीलिंग्स ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्री। अच्छा, यहाँ पर आप खुद ही सोचना, उन्होंने कहा है कि हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू डिसाइड द फिस्कल एज वेल एज द ट्रेड पॉलिसीज़। आप यहाँ से खुद अपने दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राई टू थिंक ऑन दिस कि क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी को बिल्डअप करने में मदद करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, तो क्या उसमें ये जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बीओपी के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एरर्स एंड ओमिशंस होता है। तो जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं ना एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ मैच करके, तो हम इन अकाउंट्स को चेक करते हैं। प्लस में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आ रहे होते हैं, बदलाव आ रहे होते हैं, उन पर भी नज़र रखते हैं। एक होता है करंट अकाउंट जिसमें हम लोग अब राइट नाउ देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा वाइड हो गया है ये। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वाइड हुआ है, क्यों हुआ है। इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना विजिबल्स का मतलब क्या, आप कोई भी सामान बेच रहे हो विजिबल होता है। एक तो आप सर्विस सेल कर रहे हो तो राइट, जैसे मैं अगर एक इंसान हूँ, मैं मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अपनी सर्विसेज एक यहाँ से दूसरी कंट्री को सेल कर रहा हूँ, तो वो विजिबल तो नहीं होती, बट गुड्स विजिबल होते हैं अक्सर, है ना। अगर यहाँ से कोई सेलफोन बना करके किसी कंट्री में बेचा जाएगा तो वो विजिबल गुड्स में आएगा। उन सब का जो सारा अकाउंट होता है ना, कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, कितना यहाँ से भेजा, कितना वहाँ से लिया, वो सब कुछ हमारा इसमें आएगा करंट अकाउंट में। एंड द इनविजिबल ऑल्सो, ध्यान रहे विजिबल्स भी इसी में आ रहा है, इनविजिबल भी इसी में आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मर्चेंडाइज में। जैसे कि इनविजिबल मतलब सर्विसेज आ गए, ट्रांसफ़र हुआ, कुछ इनकम हो गई। एक जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं, वो अगर उन कंट्री के जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही होती है। बट कोई इंसान यहाँ से बिजनेस करने गया है दूसरी कंट्री में, इनकम अर्न करना, रेमिटेंस वगैरह होते हैं, ये सब कहाँ पर काउंट हो जाएंगे, इनको ये सब एक तरीके से इनविजिबल्स में काउंट होते हैं। तो ये तो होगा करंट अकाउंट का। एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता चलता है, इनकम फॉर है
कंट्री। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आप लोग समझते होंगे खर्चा, कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट होती है ना इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में पता चलेगा। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट तो आप समझते होंगे, एफडीआई वगैरह हो गया है ना, एफपीआई वगैरह हो गया, ईसीबी हमारे हो गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग हो गई, ये सारा का सारा हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। सी ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैपिटल, इसका मतलब ही इन्वेस्टमेंट से होता है। तो जहाँ पर भी कैपिटल लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है स्टारबक्स कंपनी है, स्टारबक्स कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो एक मशीन लगाते हैं, एक वो मशीन जो कॉफ़ी मेकिंग मशीन होती है। अब ये कॉफ़ी मेकिंग मशीन उन्होंने एक बार एक्सपेंडिचर किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 रुपीज़ की कोई मशीन लगा दी, अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10,000 का, ये इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट, ये मशीन इनको आने वाले 10 साल तक लगातार कॉफ़ी बना करके देती रहेगी। सो दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कुछ एरर्स एंड ओमिशंस भी होते हैं, तो कभी कभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बैलेंस नहीं हो पाता, तो उसमें एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं। इसमें कंट्री की इनएबिलिटी शो हो जाती है कि कैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली शो नहीं किया। फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, जैसे कि हमारा जो आरबीआई का और हमारे एसडीआर के बैलेंस वगैरह होते हैं। ओवरऑल जो बीओपी अकाउंट होता है ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अगर एक डेफिसिट होता है तो हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं बाय टेकिंग द फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। अगर जो रिजर्व्स होते हैं हमारे फॉरेन अकाउंट के अंदर वो फॉल करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, जो कि एक्चुअली 1991 से पहले हुआ था, तभी हमारी एलपीजी की पॉलिसीज़ आई थी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अगेन याद रखना विजिबल और इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट में होता है हमारा सारा का सारा एफपीआई एफडीआई यानी कि इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं। ईजी टू रिमेंबर बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अभी राइट नाउ जो आपको समझनी पड़ेगी, इमरजेंसी लैंडिंग रनवे, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी ELR। तो रिसेंटली 4 हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है, इसमें सुखोई भी थे और तेजस भी थे, एंड हमारा AN-32 भी था। ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये AN-32 है। सुखोई और तेजस तो आप लोगों ने देखे होंगे। तो रिसेंटली इन लोगों का AN-32 ना एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें सामान वगैरह कार्गो वगैरह लेके जाया जाता है इधर से उधर। अच्छा, C-14 ग्लोब मास्टर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इंडिया के पास भी वो 10 है, हम लोगों ने यूएस से खरीदे थे, एंड यूएस से बनाता है उनको। तो ये रिसेंटली हमारे एक 4.1 किलोमीटर का एक हाईवे है विच इज़ एट दी आंध्र प्रदेश का एक पाटला डिस्ट्रिक्ट, मतलब बापतला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनकी टेस्टिंग की गई थी। अब ये अगर आप देखो कि इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये इस रनवे के ऊपर लैंड नहीं किया इन्होंने, ये रनवे से ऑलमोस्ट कुछ 5 मीटर के ऊपर की हाइट तक फ्लाई करके गए थे, क्योंकि इंटेंशन को लैंड कराने की थी ही नहीं। अब ये सब चीज़ें क्यों की जा रही होती है ना, ये जो लैंडिंग वगैरह चीज़ें थी पहले यूपी में भी किया गया था, इस तरह के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग वगैरह प्रैक्टिस की गई थी। क्यों किया रहता है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही होती है कि कल को अगर वॉर वगैरह होता है, ये सब स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं, कल को वॉर होता है और हमारे जो इनके एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर वो सारी चीज़ों को, देखो जब भी वॉर होता है ना, मान लो कल को इंडिया चाइना में हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या करती हैं सभी कंट्रीज ने एक दूसरे के ना स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। सबसे पहले ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के सेंटर्स होते हैं ना, एजेंसीज वगैरह होती हैं फ़ोन की, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, टावर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वाटर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं, ये चीज़ें की जाती हैं डिस्ट्रॉय। तो ब्रिजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सड़क की जो होती है ना, जो मेजर जंक्शंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें अब क्या करते हैं ना, ऐसे टाइम पर अगर एयरक्राफ्ट के लैंड करने के लिए उनका एयरपोर्ट वगैरह जो पॉइंट होता है, जैसे हेलीपैड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो अब हेलीपैड तो ऐसे हेलीकॉप्टर तो कहीं भी लैंड करा दो, किसी बिल्डिंग की छत पे भी करा दोगे, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बट एयरक्राफ्ट को नहीं करा सकते। तो इनके एयरक्राफ्ट को ना प्रैक्टिस की जाती है, अलग अलग रनवेज के ऊपर इनको लैंड करवाया जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी हो गई और किसी रनवे के ऊपर लैंड करना पड़ा, वहाँ पर आसपास पेट्रोल पंप वगैरह होगा, हालांकि इनका जो फ्यूल होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो बट स्टिल इमरजेंसी में चीज़ें प्लान की जाती है। तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है 20 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग रनवे फैसिलिटीज़ फ्यूचर में टेस्ट किए जाएंगे, और अभी तो तमिलनाडु में और भी टेस्ट किए जाएंगे। तो एक अपडेट था, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरीके से करती रहती है। अब देखो आपको एकदम ज़बरदस्त एग्जाम्पल मिलेगा, स्टडी शोज तमिलनाडु इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन RTA रिस्पॉन्सिवनेस। अब ये आपको एग्जाम्पल मिल गया, ये ना आपको 2023 से 24 तक आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो RTA एक्ट होता है ना, उसमें कितने हर एक स्टेट की अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना, तमिलनाडु के अंदर लीस्ट रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है ना, उसमें अराउंड 14% के आसपास इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है विद रिस्पेक्ट टू तमिल, और 10 ऐसे हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स वाले जो एरियाज़ थे, उनमें जो कमीशंस है, अब कमीशंस होते हैं सेंटर पे भी होता है, स्टेट्स पे भी होते हैं, तो उसमें से जैसे बताया गया कि आंध्र प्रदेश जो हो गया हमारा, यानी कि हरियाणा है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सिक्किम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, इनकी परफॉर्मेंस सबसे हाई रही है, इन्होंने अपनी मोस्टली इन्फॉर्मेशन को डिसबर्स किया था। नाउ इस टॉपिक के अंदर हमें समझना पड़ेगा हमारे जिसको
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। पर ये एग्जांपल आपको याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना मत कि तमिलनाडु का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का रेस्पॉन्सिवनेस था वो लोवेस्ट पाया गया था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जान लेते हैं। एंड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ये 2018 में क्वेश्चन भी आया था आपका मेंस का, द RTA एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन। ये एसेंशियली रीडिफाइन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अब आपको अकाउंटेबिलिटी अगर पता होगी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही देना। ये आपका GS2 में गवर्नेंस में भी काउंट होता है और ये GS4 में भी अकाउंटेबिलिटी बहुत यूजफुल है। तो ये RTA एक्ट का है क्या, 2005 में बनाया गया था कि सिटीजन्स की रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसका एम यही होता है कि सिटीजन्स को एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आना, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं करप्शन वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारी डेमोक्रेसी को रियल सेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए। 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना, सेंटर के भी स्टेट के भी, तो इनका जो टेन्योर था ना ऑफिस का, वो पहले तो था फिक्स था 5 ईयर्स, बट अब इसको अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी ना वो डिसाइड करेगी। प्लस में इनकी जो सैलरी अलाउंस और जो बाकी सर्विस कंडीशंस होती है ना इनकी, वो सब भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अमेंडमेंट से पहले जो सैलरी और अलाउंस वगैरह था ना इन सब के, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल हुआ करते थे। तो ये जो प्रोविजंस रिमूव किए गए थे ना, तो इनमें सैलरी वगैरह का डिडक्शन भी हुआ था चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। और बेसिकली ये जो RTA का अमेंडमेंट था ना 2019 का, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने क्या एग्जाम बोला था, गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप इनको ये जो इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल रखते हो ना पोजीशन में, तो इलेक्शन कमीशन हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सही, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का पॉइंट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना लॉजिक समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट किसी की पावर कम कर रही है और खुद को सेंट्रलाइज बना रही है, बट लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना। यू नीड टू लुक एट द बोथ द साइड्स। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, इलेक्शन कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ठीक है, और ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है RTI जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब आप दोनों को सेम लेवल पे नहीं रख सकते। तो जब हम लोगों ने इनकी सैलरी वगैरह को और इनके टेन्योर को अपनी मर्जी से डिसाइड करने की बात की है, दैट मीन्स हम लोगों ने इनकी वैल्यू को इलेक्शन कमीशन से थोड़ा सा नीचे किया है, ताकि इलेक्शन कमीशन की वैल्यू को हम लोगों ने ऊपर दोबारा से मेंटेन किया है। सो थोड़ा सा लॉजिक में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब RTA के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू होते हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। 2005 में बनाया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कमीशन के अंदर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और प्लस में 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन करती है। कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं। टेन्योर की अगर बात करते हैं तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक, तो जो भी पहले हो जाएगा। एंड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। पावर्स एंड फंक्शन क्या होती है, इनका काम ही होता है कि कोई भी व्यक्ति जो RTA एक्ट 2005 को इस्तेमाल करेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, जो भी डिमांड करके गवर्नमेंट से, वो प्रोवाइड करना। ये इन्फॉर्मेशन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर है, फंक्शन है। प्लस में अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर इनको लगता है कि यार इस मैटर को सॉल्व नहीं किया गया, दे हैव द सुओ मोटो पावर, अपनी मर्जी से उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। जब इंक्वायरी करते हैं तो इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, टू समन करने का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को नोटिस देकर के बुलाना। देन इसके इंप्लीमेंटेशन में पावर क्या होती है, पब्लिक अथॉरिटीज़ कभी कभी डिस्क्लोज नहीं करती। राइट ना हम लोगों ने देखा ना कि सिर्फ 14% ही इन्फॉर्मेशन को डिस्पर्स किया गया था बाय तमिलनाडु, विच इज़ द लोवेस्ट वन। फिर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो सिटीजन्स के प्रति हॉस्टाइल अप्रोच दिखाते हैं, यानी कि थोड़ा सा रूखा सा बिहेवियर दिखाएंगे, काइंड ऑफ दुश्मनी टाइप का, कि हमसे क्यों इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। क्लैरिटी नहीं होती पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, और पॉलिटिकल विल बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, यानी कि जो पूरा का पूरा ये सिस्टम बनाया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन कमीशन का, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। फिर इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी कभी बोला जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट की नहीं है, कभी बोला जाता है कि ये अभी अंडर प्रोसेसिंग है, मल्टीपल रीजंस दे करके। एंड कोवर्ट तरीके से अटैक भी किया जाता है RTA के एक्टिविस्ट वगैरह को, उनकी वॉइसेस को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। मैंने टॉपिक पहले जब कवर किया था, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे खुद के दोस्त ने एक बार एक RTA फाइल करने की कोशिश की थी, एंड उसको इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर कॉल आ गया था किसी का धमकी देने के लिए। अब आगे उसने क्या किया उसके ऊपर हमने कोई अपडेट लिया भी नहीं था उस टाइम पर, लेकिन काफ़ी टाइम पहले की बात है और एक्ट बहुत पुराना है हमारा, बट ऐसा होता है, इस तरह के अटैक्स और थ्रेट वगैरह के कॉल्स आते हैं लोगों को। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन कमीशंस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनकी बेसिकली इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर जो RTA लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है ना, ये फाइनल एपेलेट अथॉरिटी भी होता है। तो इसमें लोगों का फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, कुछ लोग जिनके ऊपर निगरानी रखे ताकि इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। सिटीज़न को जितना, जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, उसको जितना डिजिटाइज करेंगे सिटीजन्स को उतनी ईज़ होगी। उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हमें फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। दैट्स इट, छोटा सा आरटीआई एक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको याद हो गई होंगी। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रॉ। तो ये डिस्प्यूट क्या है कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर के, क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस बॉर्डर डिस्प्यूट पर, महाजन कमीशन क्या था और ये डिस्प्यूट कल्चरल एरिना में कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये चल रही कि दोनों की ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर टाउन पर एक एरिया है, उसको बोलते हैं बेलगावी। तो ये जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी ना और हमारा स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, तब से ही कर्नाटका का पार्ट बना हुआ है, राइट। लेकिन जो दोनों स्टेट्स के बीच में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो ये बार बार उठता रहता है। तो ये काफ़ी सालों पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, रिसेंटली ये 2022 में दोबारा से उठ गया था। क्यों? कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है ना, बसवराज बोम्मई जी, उन्होंने कहा था कि कर्नाटका गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है महाराष्ट्र का एक एरिया है, उसको बोलते हैं जाट तालुक, उस एरिया को दोबारा से कर्नाटका के अंदर ज्वाइन कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेलगावी का पहले मुद्दा चल रहा है और तुम लोग एक हमारा एरिया जाट तालुक, महाराष्ट्र वालों ने बोला ऐसा, उसको भी तुम अपने अंडर ऐड कराना चाहते हो। तो कर्नाटका की जो असेंबली है ना, उन्होंने 22 दिसंबर को एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि उन्होंने कहा था इस डिस्प्यूट को हम लोग एक क्लोज चैप्टर कंसिडर करेंगे। किसको? बेलगावी वाले को। 27 दिसंबर को रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस रिटेलिएशन में एक और यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा था कि जो 865 मराठी स्पीकिंग विलेजेस है ना बेलगावी के अंदर, उनको हम लोग कर्नाटका स्टेट से निकाल करके और महाराष्ट्र में ऐड करेंगे। अब दोनों स्टेट्स के क्या क्लेम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बाउंड्री का डिस्प्यूट चल रहा है ना, काफ़ी पुराना है। 1956 का हमारा एक्ट आया था, तो 1957 में भी इनकी बाउंड्रीज को अलग अलग कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र ने डिमांड किया था कि उनका जो बॉर्डर है ना, उसको कर्नाटका के साथ रीअलाइन किया जाएगा। फिर इस चीज़ को लेकर के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपना ऑब्जेक्शन बताया था कि मराठी स्पीकिंग एरियाज़ जो है ना, वो मतलब उन्होंने बताया था, महाराष्ट्र वालों ने बोला था होम मिनिस्ट्री को कि जो एरिया बेलगावी वाला है वहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग हैं और उन लोगों को कर्नाटका में ऐड किया हुआ है। कर्नाटका ने इस चीज़ को ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया था। तो कर्नाटका ने ये बताया कि देखो भाई, 1967 के अंदर ना महाजन कमीशन को बैठाया गया था। तो एज पर द महाजन कमीशन की रिपोर्ट उस समय पर ये चीज़ मान ली गई थी कि ये जो बेलगावी वाला एरिया है ना, ये बहुत लीगल तरीके से हमारे कर्नाटका का पार्ट बनाया हुआ है। तो कर्नाटका इसी चीज़ को लेकर के ठहरा हुआ है। 2006 में भी कर्नाटका ने विंटर सेशन का जो था ना, उसमें बात की गई थी कि इन्होंने यहाँ पर ना सुवर्ण विधान सौधा जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, वहाँ पर अपना क्लेम जताया था। अब इसकी क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था ना मुद्दा उस ज़माने में, तब कांग्रेस की पार्टी थी दोनों साइड में। तो दोनों में से दोनों नेशनल पार्टी जो थी कांग्रेस उस टाइम पर, उन्होंने कोई ऐसा खास स्टेप नहीं लिया इसको सॉल्व करने का। इससे क्या था, महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो थी ना, उनको मौका मिल गया था कि उनका एक सिंगल एजेंडा बन गया था कि बेलगावी को महाराष्ट्र में ऐड कराना है। तो जो MES है, महाराष्ट्र एकीकरण समिति है, उनके जो कैंडिडेट्स वगैरह थे ना, वो एक या एक से ज़्यादा सीट जीतते आए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1957 से ही। तो तब से ही कर्नाटका के जो असेंबली इलेक्शन थे, उन्होंने रिसेंटली क्या किया था कि 2018 के असेंबली इलेक्शंस में डिफीट हो गए थे। अब दूसरा जो इलेक्शन होगा जो कि 2023 में होने वाला है, अब ये एकीकरण जो समिति है ना, उनका पूरा का पूरा काम ही यही है, पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पे इसी बात को ध्यान रखने का। हुआ ये है ना कि कमीशन क्या था महाजन कमीशन का, देखो 1956 के अंदर स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का जो रूल था ना, उसका ये था कि अगर 50% से ज़्यादा लैंग्वेज स्पीकिंग वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली लैंड को डिवाइड किया जाएगा। तो बेलगावी में उस ज़माने के अंदर 50% से ज़्यादा स्पीकिंग वाले कन्नड़ वाले थे, तो उन्होंने बेलगावी को ऐड कर दिया था कर्नाटका में। महाराष्ट्र ने क्लेम किया कि नहीं, तब थे लेकिन अब जो चीज़ें ना बदल चुकी हैं, अब वहाँ पर मराठी स्पीकिंग परसेंट जो है ना, वो 50% से ज़्यादा है। फिर उन्होंने क्या किया था 1956 के बाद में ना, कि 1966 में महाराष्ट्र के इंसिस्टेंस के ऊपर उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ना एक 1 मैन कमीशन बनाया था। 1 मैन कमीशन, याद रखा करो, कमीशंस के अंदर जनरली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, काउंसिल्स के अंदर जनरली मिनिस्टर्स होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेहरचंद महाजन जी थे, उनका रिकमेंडेशन था कि जो 264 विलेजेस है ना, इनको ट्रांसफ़र कर दो महाराष्ट्र में, है ना, और 247 विलेजेस हैं विच विल रिमेन विद कर्नाटका। महाराष्ट्र ने कहा कि इस रिपोर्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, कर्नाटका ने कहा कि हम वेलकम करते हैं। राइट, तो कर्नाटका ने कहा या तो भाई महाजन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो, या फिर जो स्टेटस को है, यानी कि पहले से जो चल रहा है हमारा बेलगावी हमारा पूरा का पूरा है, उसको मेंटेन रहने दो। अब जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है ना जाट तालुक को लेकर के, वो क्या है, तो रिसेंटली दोनों जो स्टेट्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में तो अलायंस वाली गवर्नमेंट है ना, तो दोनों ने कहा था कि CM जो बोम्मई जी, उन्होंने कहा था कि BJP की द्वारा जो गवर्नमेंट है ना, वो सीरियसली कंसिडर कर रही है कि जो जाट तालुक है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 2021 में 40 ग्राम पंचायत थी, उन्होंने जो ये ड्राउट प्रोन एरिया ना जाट तालुक, वहाँ पर उसको लेकर के एक रेजोल्यूशन पास किया था कि कर्नाटका में इसको ज्वाइन किया जाएगा। ये कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन लोगों को वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। बस अभी इस टॉपिक में आपको इतना ही जानना था, बेलगावी का बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजन कमीशन 1966 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि अगर ये टॉपिक बार बार उठ के आ रहा है न्यूज़ में, सो देयर इज चांस कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अनदर एडिटोरियल टुडे वी हैव इज व्हाट इज वीडियोकॉन चंदा कोचर केस ऑल अबाउट। तो क्या चार्जेस लगाए गए थे चंदा कोचर पर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर पर, और ये क्या एलिगेशन है जो लाइट में आए हैं। तो फिच की रिपोर्ट क्या कहती है। तो हुआ यह था ना कि दिसंबर 23 दिसंबर अभी रिसेंटली जो गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था हमारी जो आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर एमडी हैं, ध्यान रहे प्रेजेंट एमडी नहीं, फॉर्मर एमडी चंदा कोचर को, ऑलराइट। एंड उनके हस्बैंड है, उनका नाम है दीपक कोचर, ठीक है। एक केस है, इसमें बात की गई थी कि 1800 करोड़ के आसपास का लोन दिया गया था 2009 से 2011 तक वीडियोकॉन के ग्रुप ऑफ कंपनीज को। तो सीबीआई ने जो वीडियोकॉन के प्रमोटर थे ना, उनको, वेणुगोपाल धूत, उनको भी अरेस्ट किया। केस क्या था, मिसिस कोचर जो है ना, उनके ऊपर एक एक्यूजेशन लगाया गया था कि ना कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ना अपनी जो पावर्स थी ना एज ऑफ दिस बैंक, उसको मिसयूज़ किया था। यानी कि 2009 से लेकर के 2011 में आईसीआईसीआई बैंक ने 6 हाई वैल्यू के लोन्स दिए थे जो कि वीडियोकॉन के द्वारा ऑन किए जाते हैं उनको। अभी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी ना, इनका रॉन्गफुल लॉस हुआ था। बाद में हुआ क्या कि जो पॉलिसी थी ना इनकी कि क्रेडिट यानी कि लोन किस तरीके एक्सटेंड करना, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया था और बाद में पता चला था कि सारे के सारे एनपीए बन गए थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि एनपीए क्या होता है। पहले एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपने किसी को लोन या फिर एडवांस दिया था बाद में, लेकिन वो उसको रीपे नहीं कर पा रहा है, जो उसकी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ना उसको टाइम से शेड्यूल पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मोस्टली केसेस के अंदर जो डेट होता है ना, उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग, जब जो लोन पेमेंट होता है ना वो कम से कम 90 दिन तक ना दिया जाए। एक होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सारा सम होता है सारे लोन्स का, दो डिफॉल्ट हो जाता है बाय द इंडिविजुअल जिसने लोन लिया होता है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ये वो अमाउंट होता है विच इज़ रिलाइज आफ्टर जो प्रोविजन अमाउंट होता है ना वो डिडक्ट हो जाता है हमारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग से। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो उन्होंने लोन दिया 1800 करोड़ के आसपास का, अब वो एनपीए बन गया। 2009 के अंदर जो सैंक्शन रुपी टर्म का लोन दिया गया था 300 करोड़ का वीडियोकॉन को। अभी जो लोन दिया गया था ना ये सितंबर 7 को था। इट वॉज ऑन द वेरी नेक्स्ट डे कि मिस्टर धूत ने 64 करोड़ जो था ना वो एनआरएल का नाम की कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया था। एनआरएल कौन रन कर रहा था, मिस्टर कोचर। तो आप देख रहे हो मिसिज कोचर ने मिस्टर वेणुगोपाल को लोन दिया, मिस्टर कितना दिया था 300 करोड़। नेक्स्ट डे मिस्टर वेणुगोपाल जो है वो उसमें से 64 करोड़ दे देते हैं कंपनी को जिसका नाम है एनआरएल। एनआरएल को कौन रन कर रहा है, मिस कोचर के हस्बैंड मिस्टर कोचर। तो इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें ना मिली भगत में की गई थी, ऐसा एक्यूजेशंस लगाए गए थे। जो 64 करोड़ का सवाल उठ रहा था ना वो था कि ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया गया था मिस्टर कोचर और मिस्टर धूत के बीच में। अब इसमें डेवलपमेंट्स क्या हुए थे, पहला एलिगेशन जब लोगों के सामने आया था वो था 2016 के अंदर, तो उसमें आरबीआई को ऐसा कोई कॉन्क्रीट एलिगेशन नहीं मिला था। हालांकि जून 2017 के अंदर जो अकाउंट्स वगैरह थे ना वीडियोकॉन के, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया था। देखो इतना बड़ा जब अमाउंट होता है एनपी हो जाता है ना तो आरबीआई की नज़र में जाती है, फिर आरबीआई उसके ऊपर स्टेप्स लेता है। फिर एलिगेशन दोबारा से 2018 में निकल के आते हैं। एक विसल ब्लोअर की कंप्लेंट से पता चलता है कि जो एसेट्स थे ना इनको करेक्टली क्लासीफाई नहीं किया गया था। फिर प्राइवेट लेंडर जो बोर्ड था उन्होंने डिनाई किया था कि मिसेस कोचर का इसमें कोई हाथ नहीं है। एंड उसके बाद इसके ऊपर इंडिपेंडेंट प्रोब डाला गया था विद द हेल्प ऑफ जस्टिस BN श्री कृष्णा। फिर मिसेस कोचर को लीव पर भेज दिया गया था फॉर द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर। बाद में वो 2018 में उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया था। नवंबर 2020 के अंदर ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की थी अगेंस्ट द फॉर्मर MD एंड CEO। फिर सीबीआई ने भी अपनी FIR फाइल की थी अगेंस्ट मिस कोचर इन मई 2022। अब इनका डिफेंस क्या था, उन्होंने कहा था कि देखो भाई साहब, मिस्टर कोचर का जो डिफेंस था उन्होंने बोला कि 1985 से ही वीडियोकॉन हमारा एक रेगुलर क्लाइंट रहा है, हम लोग इनको लगातार लोन देते आए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़ इनको दी थी क्योंकि हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियोकॉन का जो इन्वेस्टमेंट था ना एनआरएल के अंदर वो नेचर ऑफ इक्विटी का था। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि वो शेयर होल्डर का था, यानी कि जो पर्सन था मिस्टर धूत, उन्होंने जब मिस्टर कोचर के अकाउंट में 64 करोड़ दिए थे तो वो शेयर होल्डिंग में था, यानी कि कल को कंपनी को लॉस होती है तो दोनों के पास शेयर होल्डिंग जाएगी। तो अब इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं ये जानना हमारा ज़रूरी है। एक रेटिंग एजेंसी है फिच। देखो ये टॉपिक भी हम लोगों ने रिसेंटली विजन की मैगजीन में कवर किया था, जैसे कि मूडी हो गया और S&P हो गया एंड फिच हो गया। ये सब रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर के, हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर के हमारी रेटिंग्स बताती हैं। तो उन्होंने अप्रैल 2018 के अंदर कहा था कि कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे बैंक की गवर्नेंस के लेकर के और उसके रेपुटेशन रिस्क को लेकर के। फिर उसके बाद में और डेवलपमेंट हुई इस पूरे केस के अंदर। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, क्या होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस? ये एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनका काम ही होता है अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, लॉ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी अगर फ्रॉड वगैरह होता है उनको आइडेंटिफाई करना। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक और डेटा माइनिंग लेबोरेटरी जो था ना 2013 में बनाई गई थी, इनका काम ये होता है कि ये SFIO के इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं।
इसके डायरेक्टर होते हैं जो कि एक डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। एंड इसको इनिशियली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था 2003 के अंदर। एंड तब से इनके पास कोई फॉर्मल लीगल स्टेटस तो नहीं है। काम जो भी कंपनीज होती हैं अंदर कंपनीज एक्ट 2013 उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन पे काम करना, स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पब्लिक इंटरेस्ट पर, ये काम होता है SFIO का। तो SFIO ने परमिशन ली थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कि इनका 3250 करोड़ का जो लाइन ऑफ क्रेडिट था ना, जो वीडियोकॉन को दिया गया था, उस सबको इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये पूरा का पूरा केस था। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर NPA के बारे में जानना था, वीडियोकॉन केस के। यार आजकल ना इन्होंने द हिंदू वालों ने बड़ा अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। ये छोटे छोटे केसेस को ना ऐसे जल्दी जल्दी समझा देते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा वाला के बारे में पढ़ा था ना, दिल अफ़ज़ा और रूह अफ़ज़ा वाला, तो इनको मिस मत किया करो। सारे के सारे केसेस के लिए आपकी हल्की सी स्टोरी याद होनी चाहिए, बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।